हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करने का एक रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसके नाम में डिग्रेडेशन है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एज सच बहुत लंबा है, बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीधे रिएक्टेंट को देखेंगे, रिएजेंट को देखेंगे, पहचानेंगे कि वो रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और एक ही स्टेप में हम लोग सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाएंगे सही सही, जो कि मैकेनिज्म के थ्रू बनता, बट यहां बिना मैकेनिज्म के आप वही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जिससे कि एग्जाम में एक्यूरेसी तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है 1 डिग्री अमाइड 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री अमाइड कहते हैं किसको है। तो रिएक्टेंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। यहां पर CH3 की जगह कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा अमाइड लिए हैं। दिस इज 1 डिग्री अमाइड, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री क्यों? बिकॉज इस अमाइड में पहले तो ये समझना कि अमाइड किसको बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में अगर नाइट्रोजन का बॉन्ड रहा, मतलब एटम रहा, तो उसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। यहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा नाइट्रोजन, सो दैट कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहेगा, कॉन्जुगेशन में रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग अमाइड लिंकेज। और क्योंकि ये नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री। और C डबल बॉन्ड O के साथ में नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे अमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन के लिए रिएजेंट आपको दिया हुआ रहेगा Br2 और साथ में दिया रहेगा KOH या फिर NaOH, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा KOH या फिर NaOH और एक Br2 रहेगा। इतना रिएजेंट को देख करके आपको समझना है कि यहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होने वाला है। क्या क्या रहेगा? 1 डिग्री अमाइड, Br2, KOH या फिर NaOH। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा समझना है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, इस पार्ट को उड़ा दो, इस पार्ट को हटा दो, और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको सीधे NH2 से जोड़ दो। तो यहां पर क्या फॉर्म कर गया? CH3NH2, ये फॉर्म कर गया। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। किसी अल्काइल ग्रुप से अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं अमीन, और क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री। तो दिस इज 1 डिग्री अमीन। क्या किए? ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसको उड़ा दिए, और ये CH3 और ये NH2 को आपस में जोड़ दिए, तो ये अमीन बन गया। यहां पे कोई भी अल्काइल रहता R, उसको इस NH2 से जोड़ देते हैं, वहां पे अमीन बन जाता। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन कहां गया? तो इसको हम जरा स्टार मार्क लगा देते ताकि पता चले कि कहां गया। ये वाला कार्बन कन्वर्ट कर जाता है कार्बोनेट आयन में, CO3 जो कि इस पोटेशियम या सोडियम के साथ कनेक्ट होकर के बनाता है। इसे पोटेशियम से कनेक्ट हुआ तो यहां पे बन जाएगा K2CO3, और ये वही वाला कार्बन है, तो इस कार्बन में भी हम स्टार मार्क लगा देते हैं ताकि आप लोग क्लियर रहे कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, यही कार्बन बना रहा है कार्बोनेट आयन, और यहां पे पोटेशियम कैटायन है ही, तो ये K2CO3 बन करके चला गया, और साथ में इसमें बन जाता है KBr, पोटेशियम है और यहां से Br माइनस निकला, KBr और H2O। ये ओवरऑल प्रोडक्ट है। KBr और H2 एज सच बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो मेन प्रोडक्ट है ये 1 डिग्री अमीन है, जिसके कन्वर्जन का ये रिएक्शन है, और साथ में बन रहा है मेटल कार्बोनेट, और यही वाला कार्बन कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे एक और रिएक्शन में इसमें देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आए आप लोग को। यहां पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, फिनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है, 1 डिग्री अमाइड दिख रहा होगा। इस अमाइड का नाम भी हम लिख देते हैं, एक एड ऑन इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। ठीक है, इसको रिएक्शन किए हम लोग Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या होना चाहिए यहां पर देखो, तो फिर से ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट यहां से हटा देंगे और इस ग्रुप को NH2 से जोड़ देंगे, तो यहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो ऐसा रिंग, और इस जगह पर NH2 ये बन गया। ये दोनों को जोड़ दिए, और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट कर जाएगा? कार्बोनेट आयन में। यहां पे सोडियम लेकर के आया हम कैटायन, सो Na2CO3 विल बी फॉर्म्ड, साथ में NaBr बनेगा और साथ में H2O फॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा 1 डिग्री अमाइड का इस तरीके से करके आप लोग प्रोडक्ट बना देंगे। एक एड ऑन इंफॉर्मेशन इसमें देंगे हम, जो कि रहता तो मैकेनिज्म डिपेंडेंट है, बट एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछता है कि अगर आप इस अमाइड का 1 मोल लेकर के आए
तो ये बेस का KOH का या NaOH का कितना मोल कंज्यूम होगा इस रिएक्शन में, तो इसका आंसर आप याद कर लो 4 मोल्स। वैसे तो पूरा मैकेनिज्म अगर लिखे तो आपको दिखता है 4 मोल, बट ये थोड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछता है, तो इसका आंसर होगा 4 मोल्स। इसको हम यहां पर लिख भी देते हैं, 4 मोल्स ऑफ OH माइनस आर यूज्ड पर मोल ऑफ अमाइड। अमाइड के हर मोल के लिए इसमें OH माइनस का जो मोल्स यूज होने वाला है वो है 4 मोल। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकमैन्स रीअरेंजमेंट, जिसमें एक ऑक्साइम से हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं 2 डिग्री अमाइड। ऑक्साइम किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइड किसको बोलते हैं? बिकमैन्स रीअरेंजमेंट में रिएजेंट क्या होता है, और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि यहां पे बिकमैन रीअरेंजमेंट होने वाला है, बिना मैकेनिज्म के एक ही स्टेप में हम लोग प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, इसी बात को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बिकमैन्स रीअरेंजमेंट में एक ही स्टेप में बगैर मैकेनिज्म के प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन में, ऑक्साइम किसको बोलते हैं। तो कभी आपको ऐसा कंपाउंड दिख जाएगा C डबल बॉन्ड N, और इस N पे लगा हुआ है एक OH ग्रुप और ऑब्वियसली एक दूसरा लोन पेयर है, और इस कार्बन में 2 अल्काइल ग्रुप है, एक है R1, यहां पे हम R1 R2 को बेसिकली कोई नाम ही दे देते हैं, तो इस जगह पे है मान लीजिए C2H5 और यहां पर लगा हुआ है CH3। ठीक है, इस तरह एक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट डबल बॉन्ड N और N पे लगा हुआ होगा OH, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइम। ठीक है, C डबल बॉन्ड N, N पे लगा हुआ है OH। अगर इसको आप रिएक्ट करते हैं H प्लस के साथ और एनी लेविस एसिड, H प्लस या फिर कोई भी और लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड या आयन जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल है और वो एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। बिकमैन रीअरेंजमेंट में जनरली हम लोग जो लेविस एसिड लेते हैं वो होता है H प्लस। तो आपको पहले पकड़ना होगा रिएजेंट को देख करके, रिएक्टेंट को देख करके कि यहां पे ये रिएक्शन होने वाला है, तो ऑक्साइम पहले ये पकड़ना होगा कि ऑक्साइम है रिएक्टेंट में और H प्लस के साथ है। सीधे प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, क्या करना है वो देखो, यहां पर बनेगा 2 डिग्री अमाइड। कैसे बनेगा, तो ये OH ग्रुप को आप देखो और OH ग्रुप के एंटी पे जो अल्काइल ग्रुप है उसको देखो, CH3। ये CH3 चला जाएगा नाइट्रोजन के बाद, कंपाउंड ऐसा बनेगा। ये C2H5 को हम ऐसे लिख देते हैं, C2H5। फिर ये कार्बन, ये जो कार्बन है यहां पे डबल बॉन्ड O होगा, ऑब्वियसली अमाइड बनने वाला है तो डबल बॉन्ड O होना चाहिए। फिर उसके बगल में सिंगल बॉन्ड NH और उस पे लगा हुआ है ये CH3। ये कंपाउंड है 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाइड किसको बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर जस्ट N है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप से अटैच्ड अगर कोई नाइट्रोजन है तो वहां पे मतलब हम बोलेंगे अमाइड लिंकेज आ गया। और 2 डिग्री अमाइड बिकॉज ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। अगर एक कार्बन से अटैच होता तो बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड, और अगर 3 कार्बन से अटैच होता है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक CH3, ये H की जगह एक और CH3 होता तो क्या बोलते हैं उसको, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, खैर अमाइड किसको बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के जस्ट बगल में अगर कोई नाइट्रोजन है तो वो अमाइड लिंकेज है, और अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 कार्बन से जो अटैच होता है, एक होता है C डबल बॉन्ड वाला और एक होता है अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है 2 डिग्री अमाइड, और नाइट्रोजन से कौन सा अल्काइल अटैच होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो OH के एंटी में जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा दैट विल बी अटैच टू दैट नाइट्रोजन इन 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, यहां पे हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि द अल्काइल ग्रुप एंटी टू OH ग्रुप, द अल्काइल ग्रुप एंटी टू OH ग्रुप। एंटी का मतलब हो गया उसके अपोजिट साइड में से, ये हो गया सेम साइड में, सिन बोलते हैं इसको, SYN, दिस इज कॉल्ड एंटी। एंटी टू OH ग्रुप इज अटैच्ड टू
नाइट्रोजन N इन अमाइड, इन अमाइड। ठीक है, एक टर्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि किस ग्रुप का माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। वो एक सेपरेट टॉपिक है, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे कौन सा ग्रुप N की तरफ माइग्रेट करेगा, इससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है या कम है। हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है कि कौन सा ग्रुप OH के एंटी में प्रेजेंट है, वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल यहां पे देते हैं। मान लीजिए एक ऐसा एमाइड होता C डबल बॉन्ड N, यहां OH लोन पेयर, और इस जगह पे लगा हुआ रहता CH3, इस बार CH3 नीचे था, ऊपर कर दिए इसको, और यहां पे हम लगा दिए फिनाइल ग्रुप PH। ठीक है, और यहां पे एरो में लिखा हुआ है H+। तो सबसे पहले आप देख करके पकड़ लो कि भाई ये तो मेरे को ऑक्साइन दिख रहा है, दिख गया ऑक्साइन, C डबल बॉन्ड N OH इज ऑक्साइन। H+ के प्रेजेंस में बिकमैन रीअरेंजमेंट होगा और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधे बनाते हैं। OH के एंटी पे कौन सा ग्रुप है, PH, फिनाइल ग्रुप, तो यही माइग्रेट करके N पे अटैच हो जाएगा। यहां से प्रोडक्ट लिखना शुरू करते हैं। CH3 पहले लिखेंगे, CH3, उसके बगल में ये जो कार्बन है इस पे लग जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहां पे सिंगल बॉन्ड NH, और NH पे लग गया PH। ठीक है, क्योंकि ये OH के एंटी था तो ये माइग्रेट कर गया और यहां पे 2 डिग्री अमाइड फॉर्म कर गया, जिसमें फिनाइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन से। ठीक है, जैसे इसका मैकेनिज्म किस तरीके से फॉलो होता है वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बता देंगे उसको, बट यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं एक स्टेप में कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, बिकॉज एग्जाम में मेनली जब क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए वो बोर्ड एग्जाम ही है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको प्रोडक्ट सही से लिखना आना चाहिए, चाहे वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन हो, चाहे प्रोडक्ट लिखने वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म चलाने में कुछ कुछ लिमिटेशन होता है। पहला मैकेनिज्म कई बार आप भूल भी जाते हैं, दूसरा मिस्टेक्स होने का चांस ज्यादा रहता है, तीसरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर एक बार में आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए आता है तो बहुत सारा क्वेश्चन से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आई गेस कि बिकमैन रीअरेंजमेंट में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा पहले कि कौन सा रिएक्टेंट और रिएजेंट देख करके आप पकड़ेंगे कि ये रिएक्शन होने वाला है, और एक बार पकड़ा गया कौन सा रिएक्शन होने वाला है तो फिर आप सीधे प्रोडक्ट उसका कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन को देख करके हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि वो एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, और एक बार जान गए तो हम लोग उसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे एक ही स्टेप में, यानी कि बिना मैकेनिज्म के, बिना सारा स्टेप लिखे हम लोग एक बार में सही सही प्रोडक्ट लिखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे दो बात पहले समझेंगे, पहला कि पकड़ना कि वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, और दूसरा उसको एक ही स्टेप में उसका प्रोडक्ट को लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन देने वाला है या कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देता है। जैसे यहां पर हम एक एल्डिहाइड फॉर्म लिख रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं किसको है, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आप लोगों को दिख रहा है, इसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, these hydrogens they are called अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर हम लोग ये वाला एल्डिहाइड बनाए HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनफैक्ट यहां तो अल्फा कार्बन भी नहीं है। अगर हम लोग एक दूसरा एल्डिहाइड फॉर्म करें ऐसे, फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें देखिए तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन तो है बट उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सारा एल्डिहाइड्स एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा कौन सा कंपाउंड, तो यहां ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि वो सारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास अल्फा H नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि ये एल्डिहाइड जो यहां फोटो बना हुआ है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब दूसरा बात कि रिएजेंट में क्या लिखा हुआ रहेगा कि आपको पता चले कि यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है, तो देखिए एरो में यहां पर लिखा हुआ रहेगा OH माइनस के साथ हीट का साइन है। सिर्फ OH माइनस रहेगा तब भी है वो एल्डोल रिएक्शन,
बट जनरली जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, OH माइनस के साथ बेस के साथ हीट। सिर्फ OH माइनस भी दे सकता है या फिर यहां पूरा NaOH या KOH बेस का फॉर्मूला लिख के भी दे सकता है। तो दोनों चीज समझना है। पहला, यहां पर एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसके पास अल्फा H होना चाहिए और साथ में आपके पास बेस दिया हुआ होना चाहिए हाई टेम्परेचर में, तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब ये जब आप चेक कर लिए क्वेश्चन में कि हाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पक्का एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है, तो अब आप लोग को बात है प्रोडक्ट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये जो भी आप एल्डिहाइड रिएक्टेंट लेकर के आए इसका 2 इक्विवेलेंट यूज होता है, ठीक है। यानी कि अगर मोल के टर्म से बात करें तो 2 मोल इसका उस तरीके से यूज होगा। एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, और इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, ये कार्बन का H, ये वाला H है, डबल बॉन्ड O को इस तरफ से आगे लिख दो और यहां पर लिखा हुआ है CH3। ये CH3 है, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड O को आगे कर दिए। और जो दूसरा इक्विवेलेंट है उसका, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन को आगे कर दो। जैसे ऐसे लिख सकते हैं CH, C डबल बॉन्ड O, यहां पर H और इस जगह पे हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन। क्या किए, पहले वाले इक्विवेलेंट्स का डबल बॉन्ड O को आगे कर दिए और दूसरे वाले में से ये अल्फा कार्बन है, उस पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें से 2 अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे आगे कर दिए, बाकी पूरा फॉर्मूला लिख दिए। अब यहां पे ये देखो, यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, यहां से निकल जाएगा -H2O, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये तो H2 निकल गया, ये वाला कार्बन का भी 2 बॉन्ड गया है, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से अटैच कर दो, तो क्या फॉर्म कर गया, CH3 CH डबल बॉन्ड। देखिए ये जो CH है यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, बट वो डबल बॉन्ड अब इस कार्बन से रहेगा, बीच में H2 नहीं रहेगा, ये वाले कार्बन से CH और फिर उसके बगल में C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक एल्डिहाइड या कीटोन है, उसका ऑक्सीजन को आगे करो, दूसरे वाले का 2 अल्फा हाइड्रोजन को आगे करो और उसको मिला करके एक H2 वहां से निकाल दो। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं हम लोग ताकि और क्लैरिटी आए। यहां पे एक एल्डिहाइड का एग्जांपल था, यहां एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है और इसमें भी लिखा हुआ है OH माइनस हीट, OH माइनस हीट। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही वाला रूल लगाते हैं, 2 इक्विवेलेंट यूज होने वाला है। पहला इक्विवेलेंट जो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसका डबल बॉन्ड O को आगे करना है, तो C डबल बॉन्ड O आगे कर दिए और उस कार्बन पे 2 CH3 लगा हुआ है, तो वो दोनों CH3 को ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये पहला इक्विवेलेंट के लिए किया। दूसरा इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 2 अल्फा H को आगे करना है। अब या तो इस साइड से कर सकते हो या इस साइड से कर सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे तो ये वाला दोनों H आगे कर दो या ये दोनों H आगे कर दो। इधर वाला वो कर देते हैं, तो यहां पे हम लिख रहे हैं CH, ये एक H, ये एक H, ये वाला दोनों H आगे कर दिए, फिर बगल में C डबल बॉन्ड O CH3, बगल में C डबल बॉन्ड O और उसके बगल में CH3, ये हो गया। अब यहां से आप लोग को पता है क्या करना है, ये वाले H2O को रिमूव कर देना है। जैसे ये H2 को रिमूव करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा यहां पे डबल बॉन्ड C के साथ, वहीं उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैसा, यहां पे बना दे रहे हैं, देखिए कार्बन एक CH3, यहां पर दूसरा CH3, ये दोनों CH3, यहां पे डबल बॉन्ड और वो डबल बॉन्ड लग गया इस कार्बन के साथ CH, और फिर उसके बगल में डबल बॉन्ड O और उसके बगल में CH3। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन हम लोग अभी देखे, एक एल्डिहाइड के साथ देख लिए और एक देख लिए हम लोग कीटोन के साथ। एल्डिहाइड वाले केस में भी और कीटोन वाले केस में सेम ट्रीटमेंट है, एक का ऑक्सीजन को आगे करना है और दूसरे का 2 अल्फा H आगे करना है और उसको मिला करके वहां से एक H2O हम लोग को निकाल देना है। जो प्रोडक्ट बनेगा वही उसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा बात हम और मेंशन करेंगे, अगर मान लीजिए कीटोन ऐसा आ जाता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी कि दिस कीटोन इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, दिस कीटोन इज अनसिमेट्रिकल, तो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर जब अल्फा H को आगे करने का बात होगा तो कौन सा अल्फा H को आगे करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं।
जैसे एक इक्विवेलेंट, यहां पे भी 2 इक्विवेलेंट है, तो एक ऐसा कंडीशन लगाओ कि इस C डबल बॉन्ड O आगे कर दिए। फिर इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है बाबू CH3 इसमें, और दूसरे तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है विच इज CH2CH3 ऐसा लगा हुआ है। और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उसका, जिसका 2 अल्फा एच हम लोगों को आगे करना है, तो आपके पास अल्फा पोजीशन 2 है, ये भी अल्फा पोजीशन है और ये भी अल्फा पोजीशन है। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो पोजीशन है वो अल्फा पोजीशन होता है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहां से अगर 2 अल्फा एच निकालोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहां से निकालोगे तो अलग बनेगा। तो हम लोग दोनों प्रोडक्ट बना करके देखते हैं कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। एक बार ना हम इसका दोनों अल्फा एच निकालते हैं, तो यहां पे ऐसे क्या लिखेंगे, CH H H ये वाला है, बगल में C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ एग्जैक्टली CH2 और CH3 ऐसा है। और इसमें से आप निकाल दिए ये H2O का मॉलिक्यूल। तो जैसे H2 का मॉलिक्यूल निकाले, यहां पर जो प्रोडक्ट बना कैसा फॉर्म करेगा देखिए, तो कार्बन CH3 CH2 CH3 ऐसा है ये वाला पार्ट। फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन लग गया CH, फिर इस तरफ C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, ये एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी, जब ये दोनों अल्फा एच को निकाले तब ये वाला हो गया है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी, इधर वाला अल्फा एच निकालना है, तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा जिसमें ऑक्सीजन को आगे किए हैं, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ है CH3 और इस तरफ है CH2 CH3। अब दूसरा जो इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे उसका ये वाला अल्फा एच को आगे करना है मेरे को इस पर। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका 2H आगे कर दिए। ठीक है, अब ये कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 लगा देते हैं, और दूसरा ग्रुप लगा ये C डबल बॉन्ड O CH3। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, ये दोनों कार्बन सेम है। इस बार उसका दोनों अल्फा एच को आगे कर दिए, और यहां से अब आप H2O निकाल दिए। तो जैसे यहां से H2O निकालोगे, इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बनाते हैं। ये कार्बन, उस पे लगा हुआ है एक CH3 और इस तरफ लगा हुआ है CH2 CH3, एक CH3 और यहां पे CH2 CH3, डबल बॉन्ड, ये कार्बन से अटैच हो गया, डबल बॉन्ड ये वाले कार्बन से अटैच हो गया, और इस कार्बन पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 और नीचे में लगा हुआ है CH3। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, 2 प्रोडक्ट बना, ऊपर वाला प्रोडक्ट और नीचे वाला प्रोडक्ट। अब बात है कि इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, वो आप देखो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के अनुसार। यानी कि वो जो अल्कीन दिख रहा है ना, उसका स्टेबिलिटी देखो। इस अल्कीन को देखो, इस डबल बॉन्ड को, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कुल मिला के 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस अल्कीन को अगर आप देखें तो यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन और इस तरफ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के इस अल्कीन के लिए आपके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा एच देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्कीन का 5 अल्फा एच, अल्कीन का 8 अल्फा एच। आप लोगों को पता है एक अल्कीन में जितना ज्यादा अल्फा एच होता है उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये प्रोडक्ट बन गया मेजर और ये प्रोडक्ट बन गया माइनर, मेजर और माइनर। ठीक है, सो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन रहेगा तो वैसे केस में आपके पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेगा, लेकिन जो अल्कीन, जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड द अदर विल बी द माइनर प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट वन स्टेप प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं अभी, ये वन स्टेप प्रोसेस के लिए फोकस्ड है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आप देखते होंगे कि मैकेनिज्म पे बहुत फोकस नहीं करता है, सीधे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन का बात करना होता है। इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर आप रिसेंट ईयर्स पे देख रहे होंगे क्वेश्चंस को, तो मैकेनिज्म पे थोड़ा फोकस कम किया है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे फोकस का इंक्लाइन हुआ है। तो इसीलिए प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखने आना चाहिए आप लोगों को। और एल्डोल कंडेंसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम्स में पूछने का फ्रीक्वेंसी एल्डोल का ज्यादा होता है। तो इस तरह का रिएक्शन जिसका एग्जाम में पूछने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम, जिस रिएक्शन पे ज्यादा सवाल आया हुआ है, कम से कम वो सारे रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपको एक बार में बनाने जरूर आना चाहिए। स्टेरिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो एल्कोहल्स के रिएक्शन में पढ़ाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में पढ़ाया जाता है और ईस्टर के प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है,
इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेरिफिकेशन का प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे एक ही स्टेप में, बगैर उसके मैकेनिज्म की, यानी कि मैकेनिज्म का हर स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। एक स्टेप में पहले हम लोग देखेंगे, पकड़ेंगे कि क्या रिएजेंट को देखें कि समझ में आए कि स्टेरिफिकेशन होने वाला है, और फिर एक बार में उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन में जो रिएजेंट्स यूज होता है वो होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अल्कोहल का जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, अल्कोहल का जनरल फॉर्म ROH। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज ROH, वेयर R इज एनी अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, ऐसा कुछ अल्काइल ग्रुप है ROH। और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में एक रहता है जिसका जनरल फॉर्म होता है RC≡OH। C≡OH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों रहेगा, अल्कोहल भी रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा, और रिएजेंट में लिखा रहेगा H+ भी लिखा हो सकता है, या फिर कोई एसिड दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 दे दिया। तो H2SO4 भी एग्जैक्टली वही काम करने वाला है, वो H+ से रेंडर करेगा। तो या तो H+ लिखा रहेगा या H2SO4 या कोई भी एसिड लिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे अच्छा H+ का काम है। ठीक है, इस रिएक्शन का एक मजेदार चीज बता देते हैं कि H+ जो आपका है वो है कैटलिस्ट। ये ऐसे एड ऑन इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इससे कोई मतलब नहीं, ये कैटलिस्ट है, यानी कि क्वेश्चन में आएगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एक अल्कोहल रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और H+ रहेगा। तो वहां पे आपको स्टेरिफिकेशन करना है। इसको कैसे करेंगे, तो जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे पहले RC≡OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, और बगल में ये वाले अल्कोहल को उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करके लिखने का मतलब है ये R इस तरफ लिख दिए, इस तरफ लिखे O और यहां पे लिखे H, ऐसा। ठीक है, और फिर यहां से ये H2O उड़ा दो, पूरा H2O उड़ा दो, यहां से -H2O कर दो, और ये वाला C≡O को इस O से कनेक्ट कर दो। तो जैसे उस O से कनेक्ट करोगे यहां पर क्या बन जाएगा, RC≡O और इस तरफ OR। तो यहां पर देखो ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये दूसरा वाला है अल्कोहल, और ये दोनों आपस में रिएक्ट किया है और यहां पे फॉर्मेशन हो गया है ईस्टर का। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, एक और इसमें काम का चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें आप गौर से देख रहे होंगे जब H2O निकालने का बारी आया है तो हम OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लिए, ऐसा नहीं किए, ऐसा नहीं किए, RC≡OH और यहां पे है ROH। तो ये काम नहीं किए हैं कि ऐसा नहीं किए। देखिए दिस इज इनकरेक्ट, ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका जो ईस्टर का ऑक्सीजन है वो अल्कोहल वाला है, कार्बोक्सिल, ये मैकेनिज्म लिखने के समय आपको दिखता है वहां पे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म पूरा याद नहीं करते हुए ये वाले बात को याद कर लो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड पूछेगा तो क्वेश्चन सेटर के दिमाग में है कि मैकेनिज्म डिपेंडेंसी क्वेश्चन है, बट आप ये बात को याद करके रखे हुए कि जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होगा तो जो H2O निकलेगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन उसके पास रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे करके हम लोग दिखा भी सकते हैं कि अगर यहां पे इस ऑक्सीजन पे हम स्टार मार्क लगा देते हैं, यहां पर इस ऑक्सीजन पे अगर हम स्टार मार्क लगा देते हैं तो ये फाइनली जो ईस्टर बनेगा उसके ऑक्सीजन में स्टार मार्क लगा हुआ है। मतलब इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिख करके स्टार मार्क लगा दिया, तो वैसे केस में वो मैकेनिज्म डिपेंडेंट है कि भाई बताइए वो ऑक्सीजन जो है वो कहां जाएगा। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन आपको ईस्टर में अपीयर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं, ये वाला काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये बताना जरूरी इसलिए बिकॉज H2O निकालना है, ये तो आपको देख करके याद हो गया, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि वो H2O ऐसे निकालना है कि ऐसे निकालना है। अगर ऐसे कोई बच्चा निकाल दे तो फिर गलती हो जाएगा, उसको H2O को ऐसे आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+ व्हिच इज अ कैटलिस्ट फॉर्म करेगा ईस्टर, और ईस्टर के फॉर्मेशन में जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं आए, वो सेम ही मॉलिक्यूल में और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए। जैसे ऐसा है, यहां पे हम लिख दिए डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इस जगह पे ऐसे करके OH। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, C≡OH,
और इस तरफ ये वाला पार्ट है OH वाला पार्ट, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है H+। तो आपको पता है अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एस्टरिफिकेशन होगा। कैसे करेंगे रिएक्शन? तो आप यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला OH जाएगा H2O में, पता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है, और ये वाला जाएगा H, है ना, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, एस्टर बनना है तो ये वाला ऑक्सीजन इस C डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, तो एक रिंग फॉर्मेशन होगा। कितना मेंबर्ड रिंग? 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा, जिसमें ऑक्सीजन भी रिंग का एक पार्ट होगा और ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड रहेगा उसमें डबल बॉन्ड हो। ये देखो, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन C डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में जो कनेक्शन हुआ ये देखो ऑक्सीजन वाला कनेक्शन है, और फिर ये चारों कार्बन बीच में, ये चारों कार्बन बीच में, ये साइक्लिकल एस्टर बन गया। साइक्लिकल एस्टर बनता है अगर किसी केस में, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड कैसा है? ये वाले कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड जब आपको मिलेगा कि एक ही में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों है और H+ आपको दिख रहा है, तो आप समझ गए कि वहां पे इंट्रामोलर एस्टरिफिकेशन हो रहा है और वहां क्या बन रहा है? साइक्लिकल एस्टर। साइक्लिकल एस्टर, साइक्लिक एस्टर का एक कॉमन नेम होता है विच इज कॉल्ड लैक्टोन्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, एड ऑन इंफॉर्मेशन, कि साइक्लिकल एस्टर को कॉमनली हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, जो कि एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स का रिएक्शन का भी पार्ट बनता है और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का भी पार्ट बनता है, यानी कि ओजोनोलिसिस एक्चुअली रिएक्शन है अल्कीन का, तो इसलिए अल्कीन के केमिकल रिएक्शन में भी इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे बनता है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये उसके प्रिपरेशन में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दो अलग अलग चैप्टर में इसका प्रेजेंस होने की वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस भी बढ़ता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, बगैर मैकेनिज्म जाने, बगैर सारा स्टेप लिखे, हम लोग ओजोनोलिसिस में सिंगल स्टेप में एक बार में प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। यानी कि आपको यह पहले पता चलना पड़ेगा कि क्या रिएजेंट रहेगा तो ओजोनोलिसिस होगा, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि एक बार में हम लोग कैसे उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक अल्कीन यहां पर लेकर के आते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3, और इसमें अगर आपको ऐसा लगे कि अल्कीन में जो आप देख रहे हैं वो रिएजेंट है O3, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ओजोन, और साथ में Zn+H2O, ठीक है। कई बार सिर्फ Zn भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार Zn+H2O लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर कई बार साथ में ये CH3(2S) डाइमिथाइल सल्फाइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये सारा चीज साथ में मिल सकता है, लेकिन O3 पक्का है, तो O3 के साथ जिंक रह सकता है, O3 के साथ जिंक प्लस H2O, या O3 के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड रह सकता है। ये रिएजेंट देखते के आप समझ जाएंगे कि ये ओजोनोलिसिस होने वाला है इसमें। और यहां पे डबल बॉन्ड को आप पूरा तोड़ देंगे, मतलब कि दोनों बॉन्ड को यहां पे आप ब्रेक कर देंगे, ये मॉलिक्यूल को आप अलग अलग कर देंगे, और फिर यहां पे जो डबल बॉन्ड आप तोड़े हैं वहां पे दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। ये ऐसे CH3 CH और यहां पे डबल बॉन्ड O लग गया, तो आपको दिख रहा है कि एल्डिहाइड फॉर्म कर गया यहां पे, और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल बनेगा बिकॉज ये अल्कीन सिमेट्रिकल था, तो ऐसा ऐसा दो इक्विवेलेंट यहां पे फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। कैसा फॉर्म किया? CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, और या फिर इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे 2 मोल बन गया CH3 और यहां C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड फॉर्म। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, सिर्फ उस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ O लगा देना है। मान लो यहां पे अल्कीन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अनसिमेट्रिकल कर देते हैं, ऐसा है CH3 या थोड़ा और CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ऐसा एक अल्कीन लेकर के आ गया। और इस अल्कीन में एग्जैक्टली सेम यही रिएजेंट O3, यहां पे लिख देते हैं Zn+H2O, ऐसे कर दिए। क्या फॉर्म करेगा यहां पे? ये वाला अल्कीन ऐसे ब्रेक कर जाएगा, यहां पे एक O, यहां पे एक O लग जाएगा, तो यहां जब डबल बॉन्ड O लगेगा तो ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मल्डिहाइड बन गया, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्म कर गया, प्लस
इस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड O लग गया, तो यहां पे देखो कीटोन बन गया एसीटोन, यानी ऐसा बन गया ना, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ऐसा फॉर्म कर गया। बहुत सिंपल सा है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पे ऑक्सीजन लगा देना है। देखिए ऊपर में एल्डिहाइड बना है, यहां पे एक एल्डिहाइड एक कीटोन बना है। कोई ऐसा केस होगा जहां पे दोनों कीटोन भी फॉर्म कर सकता है। साइक्लिकल अल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो अल्कीन्स, जैसे मान लीजिए ऐसा अल्कीन है, यहां पर भी अगर आपको सेम रिएजेंट लिखा हुआ मिल गया O3Zn प्लस H2O, तो वैसे केस में क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, तो ऊपर भी एल्डिहाइड नीचे भी एल्डिहाइड, क्या फॉर्म कर गया, यहां पर CHO, ये वाला कार्बन जो है इसमें डबल बॉन्ड हो लगा, एल्डिहाइड बन गया CHO, बीच में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन, और फिर यहां पर CHO, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां पर भी डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड, तो ये वाला पार्ट भी CHO हो गया, ये वाला पार्ट भी CHO एल्डिहाइड हो गया, तो ऐसा प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म कर गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन है, अगर ऐसा होता, यहां पे एक हम अल्कीन फॉर्म करते हैं पहले, C डबल बॉन्ड C, इस तरफ CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पे CH3, ठीक है, ऐसा बना देते हैं। और इस बार रिएजेंट में लिखा होता O3 और O3 के साथ जिंक H2 या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं होता बल्कि H2O2 होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले जो हम लोग सीखे वही काम करो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे O लगा दो, पहले वो काम कर लो, सब जुगाड़ है कि कैसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो पहले जो सीखे हैं उसको अप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या फॉर्म कर गया, C डबल बॉन्ड O, एक CH3 यहां पे लगा हुआ है और एक CH3 यहां पे लगा हुआ है, और साथ में इस तरफ क्या बन गया, तो C डबल बॉन्ड O, यहां H और इस तरफ CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यानी कि इधर वाला रिएक्शन अगर होता है इस रिएजेंट के साथ में, तब तो वही फाइनल प्रोडक्ट होता, लेकिन यहां पे क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिएजेंट अलग है, H2O2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो करेगा क्या, यहां पे आपको दिख रहा होगा कीटोन बना है, कीटोन दिखता है, C डबल बॉन्ड O में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। और अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। तो ये कीटोन है और ये वाला एल्डिहाइड है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर हो रहा है, H2O2 डाला हुआ है, कीटोन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी अगर कीटोन बन गया वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और ये ऑक्सीडाइज करेगा, और ये जो H है यहां पे लग जाएगा OH, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ ये CH3 और यहां पे लग गया OH, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। C डबल बॉन्ड O OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या करना है, O3 प्लस H2O2 है, पहले वही काम करो जो सिखाए, यानी कि ये वाला बॉन्ड तोड़ो, O लगा दो, और फिर चेक करो कि एल्डिहाइड बना है कीटोन बना है। जो कीटोन बना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा बना है वैसे ही रह जाएगा, और जो एल्डिहाइड बना है उसमें जहां आपको H दिख रहा है, C डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में H होता तभी एल्डिहाइड है, वो वाला H की जगह लग जाएगा OH और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो ओजोनोलिसिस है ये वाला, इसमें एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन्स बन सकता है, और ये वाला जो ओजोनोलिसिस है इसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा फाइनल प्रोडक्ट में, कीटोन्स बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ठीक है, तो आई गेस आप लोग क्लियर है कि अल्कीन्स वाले केस में आपको लिखा रहेगा, जब ओजोनोलिसिस का रिएजेंट लिखा रहेगा तो रिएजेंट देख करके आप पकड़ लेंगे कि O3 के साथ जो भी रिएजेंट है वो उसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, और फिर एक ही स्टेप में बगैर मैकेनिज्म के उसके प्रोडक्ट को बना लेंगे, चाहे वो सिंपल सा अल्कीन हो चाहे वो साइक्लो अल्कीन हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम लोग फॉर्म करते हैं एसिटल को। तो इस वीडियो में हम लोग दो बात सीखेंगे। पहला बात कि एसिटल बोलते किसको है, बिकॉज ये नाम बहुत कॉमन नहीं है, जैसे एज सच फंक्शनल ग्रुप जो होता है बहुत बेसिक वो सारे बच्चों को पता होता है। एसिटल थोड़ा जानकारी वाला चीज है, आपको पता होना चाहिए कि एसिटल बोलते किसको है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा बात हो गया कि एसिटल का फॉर्मेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं, वो रिएजेंट देख के आपको पकड़ दे कि हाँ यहां पर एसिटल बनेगा। और तीसरा, एक ही स्टेप में बगैर मैकेनिज्म के हम लोग एसिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे।
मैकेनिज्म का बात हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, बट उसको फॉर्म करने से पहले ये सीखते हैं कि एसिटल बोलते किसको है। देखिए, जैसे एक कार्बन है और उस कार्बन पे 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 बॉन्ड तो एज सच हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ रहेगा, और 2 बॉन्ड जो है ये दोनों बॉन्ड में रहेगा इथर ग्रुप। इथर का मतलब होता है OR, वेयर R इज अल्काइल, CH3C2H5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम OR, इस तरफ भी लिखेंगे OR। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। एसिटल का मतलब सेम कार्बन कंटेन्स 2 इथर ग्रुप्स अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड एसिटल। अच्छा, अगर यहां पे ऐसा होता ना, दिस इज कॉल्ड एसिटल, एसिटल, ठीक है। अगर ऐसा होता कि एक तरफ लगा होता इथर वाला ग्रुप OR और एक तरफ लिखा हुआ होता OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप, एक इथर और एक एल्कोहलिक ग्रुप, तो इसको हम लोग बाबू कहते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। तो एकदम डिफरेंस पूरा क्लियरली पता होना चाहिए कि एसिटल और हेमी एसिटल किसको बोलेंगे। हेमी एसिटल सेम कार्बन में एक एल्कोहलिक ग्रुप और एक इथर ग्रुप। R क्या हो सकता है, R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, CH3C2H5 C3H7 एंड सो ऑन। और अगर दोनों इथर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटल, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन में देख करके, कंपाउंड को देख करके आप पकड़ लेंगे कि एसिटल किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एसिटल के लिए एक यहां पर लेकर के आएंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड OH, एक बेसिक सा एल्डिहाइड लेकर के आए हैं, और इसका रिएक्शन किया हुआ रहेगा एक एल्कोहल के साथ, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ रहेगा H+। H+ एक्चुअली इस रिएक्शन का है कैटलिस्ट, ठीक है। तो रिएजेंट में क्या क्या रहेगा, यहां पे देखिए, एक एल्डिहाइड लेकर के आए हैं, एक एल्कोहल लेकर के आए हैं, और कैटलिस्ट के रूप में यहां पर यूज हुआ है एसिड H+, ठीक है। ऐसा आपको दिख जाए कभी भी एल्डिहाइड एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आप समझ जाओ कि एसिटल का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे पहला बात तो ये कि CH3OH 2 इक्विवेलेंट यूज होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, यानी कि अगर आप एल्डिहाइड का 1 मोल लेंगे तो आपको एल्कोहल 2 मोल कंज्यूम होगा, ठीक है। डायरेक्टली हमको एसिटल फॉर्म करना है, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट वो देखो। तो इस एल्डिहाइड को कुछ ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ H, और ये जो 2 इक्विवेलेंट है CH3OH का, उसको ऐसे लिखना है अपने को कि CH3 और इस तरफ लगा दो उसमें OH, जस्ट अ मिनट, OH, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है उसमें CH3 और यहां पे O और यहां पे H, ठीक है। ऐसा लग गया, इन प्रेजेंस ऑफ H+ ये रिएक्शन हो रहा है, और इस तरीके से सरियाए हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन को आगे किए हैं और दोनों एल्कोहल के हाइड्रोजन को आगे किए हैं, और यहां से आप H2O निकाल दो, यानी कि एक तरह का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसमें से एक H2O आप रिमूव कर दो, तो H2O रिमूव करने के बाद फोटो कैसा दिखेगा, देखिए, कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसमें एक CH3 और एक H लगा हुआ है, CH3 और यहां पर H, और इस जगह पे ये O, ये H और ये H तो निकल गया, तो कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये OCH3 से अटैच कर लेगा, एक बॉन्ड यहां पर OCH3 से अटैच कर लेगा, तो यहां पे फॉर्म कर गया ये OCH3 और यहां पे फॉर्म कर गया ये OCH3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे सेम कार्बन कंटेन्स 2 इथर ग्रुप, सो एसिटल इज फॉर्म्ड, है ना। तो ये बात समझना है कि एसिटल बनाने के लिए रिएजेंट क्या चाहिए अपने को एल्डिहाइड चाहिए, एल्कोहल चाहिए, एल्डिहाइड और एल्कोहल 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H+, एंड दिस H+ इज कैटलिस्ट। क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म का बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो तो फुल मैकेनिज्म वाले वीडियो में रहेगा, बट यहां पे इस तरीके से आप H2O निकाल दिया और एसिटल बन गया। यानी कि यहां से आपको एक चीज और दिख रहा है, दैट एसिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, यहां पे H2 निकाला, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एल्डिहाइड के जगह हम लोग कीटोन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसा रहता अगर CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे चलो दूसरा एक अल्काइल लगा देते हैं, PH लगा देते हैं, ठीक है। सेम अल्काइल CH3 भी हो सकता है, कुछ दूसरा भी होता है, यहाँ पे PH लगा दिया हम, और इसको रिएक्ट कर दिए हम CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो यहां भी एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो रहा है, बट हाँ यहां पे एसिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पे कुछ और फॉर्म करेगा, इसका नाम कुछ और होगा, वही हम बताने वाले आपको, ठीक है। तो
तो यहां पे दो इक्विवेलेंट बना, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहां पर C डबल बॉन्ड O ऐसे आगे कर दिए, इसमें एक CH3 यहां पे लगा, एक PH लगा, इसका ऑक्सीजन को आगे किए, और इसका आप लोग को पता है क्या आगे करना है, हाइड्रोजन आगे करना है, तो CH3OH ऐसे लिख दिए, और फिर यहां पर CH3OH ऐसे लिख दिए, ठीक है। और यहां से आप ये H2O को पूरा निकाल दिए, -H2O, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, देखो कैसा दिखेगा, तो कार्बन CH3PH, ठीक है, ये CH3 और PH, और ये डबल बॉन्ड जब हटा तो एक तरफ OCH3 और दूसरी तरफ भी यहां पर OCH3 लग गया, तो इस जगह पे हम लगा देते हैं एक यहां पर OCH3 और इस जगह भी क्या लग गया, OCH3, ठीक है। बना तो वैसे ही कंपाउंड है, सेम कार्बन के पास दो इथर ग्रुप है, लेकिन ये बना है कीटोन से, है ना। जब एल्डिहाइड से बना तो एसिटल लिखे थे, और जब कीटोन से बनेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे कीटल। दिस इज कॉल्ड कीटल। एसिटल फॉर्म्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटल फॉर्म्स फ्रॉम कीटोन, बट इन जनरल हम लोग इसको एसिटल फॉर्मेशन ही बोलते हैं। कीटल बहुत ज्यादा अनकॉमन नेम है, बट यहां पे आपको हम बता दे रहे हैं कि कीटोन से बनने वाले को कीटल बोलते हैं, और एल्डिहाइड से बनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल। अब देखिए यहां पर एक वैरायटी और हो सकता है, अगर यहां पे हम एक एल्डिहाइड लेकर के आए, CH3C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड इधर ही लगा देते हैं, और यहां पे H, एक एल्डिहाइड लेकर के आए, और क्योंकि हर बार आप देख रहे हैं कि अल्कोहल का दो इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, तो एक ऐसा हम लोग अल्कोहल लेकर के आए कि सेम ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप हो, यानी कि डायोल बोलते हैं उसको, डायोल लेकर के आए। तो डायोल को कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए ऐसा लिख सकते हैं CH2OH और इस जगह भी CH2OH। देखिए इसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड अ डायोल। ये जो फोटो हम बनाए, इस फोटो का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो यहां पे वही चीज होगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिल करके यहां से H2O निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कैसा रहेगा, कार्बन, इस पे एक H और एक CH3, एक H और एक CH3, और यहां पे ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया कार्बन, यहां भी ये ऑक्सीजन से कनेक्ट कार्बन, तो ऑक्सीजन CH2, यहां भी ऑक्सीजन CH2 और ये वाला बॉन्ड, तो ये भी एसिटल फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन था, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो अल्कोहलिक ग्रुप था, तो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बता दिए कि कैसे पता चलेगा कि एसिटल फॉर्मेशन कब होने वाला है, क्या रिएजेंट देख के आप पकड़ेंगे और एक बार में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एक छोटा सा एड ऑन इंफॉर्मेशन कि ये जो रिएक्शन है बाबू, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये रिएजेंट अगर रहेगा तो एसिटल बन जाएगा, लेकिन अगर किसी एसिटल में आप उसको, जैसे यहां पे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में H+ इज कैटलिस्ट बट -H2 हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो बैकवर्ड जाने के लिए आपको H+ कैटलिस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में -H2O नहीं बल्कि क्या देना पड़ेगा, +H2O। तो अगर एक एसिटल में आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि H+ के प्रेजेंस में पानी डाल दें, तो वो वापस उसी एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा जिससे कि वो बना था। तो एसिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप एक एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट करोगे H+ के प्रेजेंस में तो एसिटल बन जाएगा, लेकिन उस एसिटल को अगर आप एसिड के ही प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा जिससे वो बना था। विटिग रिएक्शन में हम लोग अल्कीन्स का प्रिपरेशन करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएजेंट में क्या दिखने से हम लोग को पता चलेगा कि विटिग रिएक्शन है, और बगैर मैकेनिज्म के एक ही स्टेप में डायरेक्टली विटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएजेंट का, कि विटिग रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। जैसे यहां पर हम एक एल्डिहाइड फॉर्म कर देते हैं, इसकी जगह कीटोन भी हो सकता है, और साथ में जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट कुछ ऐसा होता है कि यहां पे हम एक बेसिक सा रिएजेंट लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड PPH3। CH2 डबल बॉन्ड PPH3, इस रिएजेंट का नाम होता है येलाइड। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड येलाइड।
बहुत बेसिक सा रिएक्शन, इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको जनरलाइज करके कि और क्या क्या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जहां भी आप लोगों को दिखेगा आप समझ जाएंगे भाई कि यहां पे व्हिटिक रिएक्शन हो चाहिए। यहां पे एल्डिहाइड है, बट इस एल्डिहाइड के जगह पे कीटोन्स भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड PPH3। जब ये रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट लिखना है तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये O हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये PPH3 ध्यान देंगे, ये PPH3 यहां से हट करके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और बना देगा POPH3। PPH3 ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, वहीं डबल बॉन्ड O लग जाएगा फास्फोरस पे, बन जाएगा POPH3। और ये जो डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइड या कीटोन का, उस डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएगा ये CH2 वाला ग्रुप, तो वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा दिखेगा वो कंपाउंड, साथ में देखिए, तो CH3 CH, ये वाला CH है, और यहां डबल बॉन्ड O था, ये O हट गया, यहां पे डबल बॉन्ड लग गया, ये CH2, तो यहां पर डबल बॉन्ड और ये CH2, तो यहां आपको दिख रहा है अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो गया है। अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो गया है किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O PH, यहां पर एक कीटोन लेकर के आए। ठीक है, और यहां भी येलाइड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, PPH3 डबल बॉन्ड कार्बन तो रहेगा ही, बट जरूरी नहीं है कि इस कार्बन से ये दोनों H ही अटैच हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन से कोई अल्काइल ग्रुप अटैच जाए, उस अल्काइल ग्रुप को हम R से इंडिकेट कर देते हैं, R CH डबल बॉन्ड PPH3, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्या किया इसमें, ये दो हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह R लगा दिए, इस R के जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, CH3C2H5C3H7 या फिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां भी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होने वाला है, ये ऑक्सीजन और ये पूरा PPH3, ये दोनों कंबाइन करके फिर से वही POPH3 बन जाएगा, उसको हम वापस से नहीं लिख रहे, और ये इस कार्बन पे, यहां जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3, ये कार्बन, इस पे लगा हुआ है PH, ये वाला फॉर्म बना दिए, और ये जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे CH को, तो यहां पर डबल बॉन्ड CH, ये CH कौन सा CH है, तो ये वाला CH है। ठीक है, और उससे लगा हुआ एक R, तो यहां पे आ गया ये R ग्रुप, तो वहां भी देखिए अब अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत सिंपल है, यहां पे ये जो येलाइड आपको दिख रहा है, येलाइड कैसे पहचानना है, तो एक कार्बन होगा, उससे अटैचमेंट अल्काइल का भी हो सकता है और हाइड्रोजन का भी हो सकता है, बट वो डबल बॉन्डेड रहेगा किससे, PPH3 से, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से। PPH3 का नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन। ठीक है, उससे अटैच्ड होगा, और यहां पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा PPH3 के पास। ठीक है, यहां पे एक दो बात और, जैसे मान लीजिए ये वाला येलाइड है जो आपको दिख रहा है, तो ये येलाइड इस फॉर्म में ना रहकर और इस फॉर्म में भी रह सकता है, CH2 माइनस चार्ज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर PPH3 प्लस चार्ज, दोनों में से किसी भी फॉर्म में रह सकता है। ये वाला फॉर्म में भी येलाइड दे सकता है और ये वाला फॉर्म में भी दे सकता है। अब गौर से अगर देखिए तो इसी फॉर्म में जब आप रेजोनेंस करेंगे, जब आप बैक बॉन्डिंग करेंगे, तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों में से कुछ भी दे सकता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, इसको भी येलाइड ही बोलते हैं और इसको भी येलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल व्हिटिक रिएक्शन। इसमें एक बात और करना है, कई बार क्या होता है कि येलाइड बना बनाया आपको रिएक्शन में नहीं देता है, बल्कि कुछ रिएक्टेंट देता है जिससे कि येलाइड बनता है। तो इस रिएक्शन में, इस वीडियो में हम लोग येलाइड का फॉर्मेशन का ही बात करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। देखिए, जैसे एक सिंपल सा अल्काइल क्लोराइड लेकर के आए और इस अल्काइल क्लोराइड को आप रिएक्ट कर दिए PPH3 के साथ, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ।
ठीक है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, ये फास्फोरस का जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, जिसमें कि ये PPH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये जो कंपाउंड है ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, जो कि एक्सेप्टर के जैसा वर्क कर रहा है। और यहां पे Cl लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर गया। जैसे ये फॉर्म किया, यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए PPH3, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये डोनर की तरह काम किया है, और ये Cl निकल चुका है, तो इससे जुड़ा हुआ है ये CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, अब इस CH3 में जो हाइड्रोजन है वो बहुत एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, बिकॉज वो वाला हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो कार्बन पे जो माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज इस PPH3 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा। कोई भी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक तब होता है जब उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद उस एटम पे जिससे कि वो जुड़ा हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, उस पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा हो। यहां पर PPH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा बिकॉज उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे अगर H+ निकलेगा तो जो माइनस चार्ज आएगा वो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो हाइड्रोजन एसिडिक है। यहां पर उस हाइड्रोजन को निकालने के लिए जो बेस हम लोग यूज करते हैं वो बेस है अल्काइल लिथियम CH3Li। दिस CH3Li एक्ट एज बेस, और वो इसके H+ को निकाल लेगा, ये काम करेगा एसिड के जैसा, और यहां पे फॉर्म कर जाएगा PPH3+ सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज लोन पेयर। देखिए उसका H+ निकल गया और वहां पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग यलाइड, जो कि यहां पे बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और अगर जब बैक बॉन्डिंग करेगा रेजोनेंस शो करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा PPH3 डबल बॉन्ड CH2, वो इस फॉर्म में भी आपको दे सकता है। तो क्या है कि क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ मिल गया जैसे एल्डिहाइड या कीटोन है और साथ में यलाइड बना हुआ, तो एक स्टेप में आप लोग जानते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। O को हटाए, PPH3 को हटाए, CH2 यानी कि यहां पे जो भी ग्रुप है उसको इस कार्बन से जोड़ दिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि कई बार क्या होगा, यलाइड बना बनाया नहीं देगा आपको, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख देगा कि जैसे एक एल्डिहाइड है और उसको रिएक्ट करने के लिए बोलेगा, और जो रिएजेंट देगा उसमें यलाइड नहीं देकर के यलाइड का फॉर्मेशन का प्रोसेस दे देगा कि यहां पे आपको CH3Cl प्लस PPH3 फॉलोड बाय, ये पहला स्टेप है, फॉलोड बाय CH3Li, ये दे दिया। अब जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको इस प्रोसेस से पता है कि यहां पे बनने वाला यलाइड, और इस यलाइड से फिर इस एल्डिहाइड में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बीटिक रिएक्शन, जो कि एक स्टेप में क्या बनने वाला है वो आपको हम बता चुके हैं। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है और कीटोन से ईस्टर में कन्वर्जन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा रिएजेंट को देखने से पता चलता है कि यहां पे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होने वाला है, और एक बार पता चल गया तो उसका सही प्रोडक्ट एक ही स्टेप में बगैर मैकेनिज्म के हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, बट उस स्टेप को सीखने से पहले कि एक बार में क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग को एक बात यहां पर सीखना होगा विच इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि एक एटम से दूसरे एटम में जब कोई भी ग्रुप माइग्रेट करता है, जाता है एक एटम को छोड़ के बगल वाले एटम में, तो किस ग्रुप का माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, किस ग्रुप का माइग्रेट करने का टेंडेंसी कम होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होता है, वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का हम लोग यूज करते हैं, वैसे और भी जगह पे यूज होता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सीखेंगे कि किस ग्रुप का माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, जिसको कि हम लोग यूज करने वाले बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्डर है कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है किसका, फिनाइल ग्रुप का, और फिनाइल ग्रुप के बाद होता है दूसरे अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, तो पहले तो ये ऑर्डर आप नोट डाउन कर लो कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसके बाद, और अल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसके बाद। ठीक है, अब इस फिनाइल ग्रुप में जैसे ये एक बेसिक सा फिनाइल ग्रुप हो गया,
ठीक है। और अगर इसमें ऐसा हो जाए कि इस पारा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके प्रेजेंस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो गया, ये एक सिंपल सा फिनाइल ग्रुप हो गया। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 लगा हुआ है तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। और इस अल्काइल वाले केस में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल अगर है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उसके बाद होगा, 1 डिग्री का उसके बाद होगा। मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होगा, ठीक है। दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो कि आपको याद रखना है इस रिएक्शन को भी एक स्टेप में बनाने के लिए, और भी बहुत सारे रिएक्शन में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको आते हैं क्या होने वाला है। जैसे यहां पर एक कीटोन लेकर के आए हम CH3C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। और यहां पर रिएजेंट लिखा हुआ है ऐसा कुछ CH3C डबल बॉन्ड O OOH, ऐसा एक रिएजेंट है। इस रिएजेंट का नाम है, जस्ट अ मिनट, ये रिएजेंट है। इस रिएजेंट का नाम है पेरोक्सी एसिड, क्योंकि यहां पे आपको पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है, OO लिंकेज, तो पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। और OH ग्रुप है तो एसिड की तरह भी काम करेगा, दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड। तो अगर आपको एक कीटोन यहां पर दिखे, कीटोन, और साथ में पेरोक्सी एसिड दिख रहा हो रिएजेंट, तो आप समझ जाओ कि यहां पे बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन होने वाला है। इस केस में कीटोन से क्या फॉर्म करता है, कीटोन से फॉर्म करता है एस्टर, तो बनेगा वहां पर एस्टर। अब एस्टर में क्या होगा कि CH3 ग्रुप और PH ग्रुप, जो दोनों कीटोन का दोनों अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल एक फिनाइल ग्रुप यहां पे है, इसमें आप देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका है, तो मेरे को दिख रहा है अल्काइल और फिनाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ज्यादा दिखे उसके और इस C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन को आप लगा दो, बहुत सिंपल सा केस है। तो यहां पर क्या फॉर्म कर गया, CH3C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे OPH। जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में आप ऑक्सीजन लगा दो तो आपको दिखेगा यहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, यहां पे बन गया ईस्टर, ठीक है। एक और बात इसमें एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोग को हम दे देते हैं कि ये जो कोना वाला ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है पेरोक्सी एसिड में, वही वाला ऑक्सीजन इस ईस्टर में यहां पे O पे आकर के लगा है, ठीक है। तो दो चीज यहां पर क्लियर कर दी है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा सीधे एक स्टेप में, और दूसरा चीज कि वो ऑक्सीजन जो लगेगा वो ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा रहे CH3C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे है CH3 ऐसा है, और यहां पर एक पेरोक्सी एसिड लिखा हुआ है आपको CH3C डबल बॉन्ड O OOH, और आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। अब यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है और यहां जो अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। अभी आप लोग को लिखवाए थे कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप में डिग्री इंक्रीज करता है वैसे वैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बढ़ता है, तो इसीलिए इसका डिग्री ज्यादा है इससे, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। ये मिथाइल है, यहां पे देखो ये जो कार्बन है इसका डिग्री ज्यादा मेरे को दिख रहा है, तो इसके और C डबल बॉन्ड O के बीच में यहां पे O लग जाएगा और इसका सही प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O, इस जगह पे ऑक्सीजन और यहां पर CH3, ठीक है, हो गया। अब कीटोन से ईस्टर बनता है और साथ में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाएगा जब आपको ये समझ में आ गया। तो जैसे यहां पे हम एक एल्डिहाइड लेकर के आते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH और इसमें डाल दिए पेरोक्सी एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये पेरोक्सी एसिड डाल दिए। अब यहां आपको पता है कि अगर दोनों साइड में से कहीं एक साइड भी हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन का तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, H का सबसे ऊपर होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो इसीलिए ऑब्वियसली H और इस C डबल बॉन्ड इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन आने से यहां पे क्या फॉर्म करेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH।
तो यहां पे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर गया। एल्डिहाइड लेकर के आएंगे तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एटीट्यूड ज्यादा होता है, तो वहां से ऑब्वियसली क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर से एग्जैक्टली वो चीज कि ये जो कोना वाला ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन यहां पर O पे चला गया है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कि कीटोन से बनेगा ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉरी एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बनेगा ईस्टर, तो अल्काइल ग्रुप जिसका मैग्नेटिक ज्यादा है उसके और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वहां से ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन होगा, तो पेरोक्सी एसिड में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है वही जाएगा ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन में। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, कौन सा रिएक्टेंट और रिएजेंट को देख करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर कैनिजारो रिएक्शन होने वाला है। और एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो बगैर मैकेनिज्म लिखे हम लोग डायरेक्टली उस रिएक्शन का प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे जो कि एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या देखकर पहचानेंगे कि यहां पर कैनिजारो रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन होता है सिर्फ एल्डिहाइड्स में और वैसे एल्डिहाइड्स में जहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इसके बगल में अगर कोई कार्बन हो तो उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में तो बाबू इस कार्बन के बगल में कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही नहीं है। जैसे इसको देखो, बेंजीन रिंग है और यहां पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इस केस में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O इज अ कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बगल में जो कार्बन तो है यहां पर, लेकिन उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है हाइड्रोजन, बिकॉज ये कार्बन पहले से देखो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ। यहां पर इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड तो खत्म हो गया, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो यहां पे कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, जिस एल्डिहाइड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देगा कैनिजारो रिएक्शन। उसके लिए ये वाला एल्डिहाइड होना चाहिए और साथ में जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट होगा OH माइनस, यानी कि एक बेस। एग्जाम में आपको ये OH माइनस के फॉर्म में भी दे सकता है या NaOH या KOH लिख के भी दे सकता है। ठीक है, तो दिस प्लस OH माइनस विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन कहां पर होगा, तो पहला कंडीशन है कि वो सिर्फ कब देता है कैनिजारो रिएक्शन, कौन देता है, तो एल्डिहाइड देता है, और वैसा एल्डिहाइड देगा जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, और किस रिएजेंट के साथ देगा, तो एक बेस के साथ देगा, OH माइनस आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कैनिजारो तो देगा नहीं OH माइनस के साथ में, बिकॉज कंडीशन ही कैनिजारो का है कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वैसे केस में OH माइनस के साथ वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे पहचानते हैं और एक स्टेप में उसका कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है चैनल में, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दोनों के लिए रिएजेंट सेम है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों के लिए रिएजेंट सेम है। रिएजेंट क्या है, OH माइनस, यानी कि एक बेस। बस डिफरेंस ये है कि कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा H रहेगा तभी एल्डोल होगा, और अल्फा H अगर नहीं रहेगा तो फिर कैनिजारो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए कि कैनिजारो पकड़ेंगे कैसे। अब इसका प्रोडक्ट देखो कि एक स्टेप में इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। जैसे ऊपर वाले को देखते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, और ये नीचे वाले का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एक स्टेप में मेरे को इसका प्रोडक्ट लिखना है, तो यहां पे देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं बिकॉज यहां पे पहले से ही लिखा हुआ एक लाइन, और इसका प्रोडक्ट ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, देखो
सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड का 2 इक्विवेलेंट यूज होगा OH माइनस के साथ, यहां पर भी 2 इक्विवेलेंट यूज होगा। और इसमें क्या होता है कि एक मोल जो इसका होता है वो रिड्यूस कर जाता है अल्कोहल में और दूसरा ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है, क्या करेंगे इसको देखिए, ये वाले कार्बन को आप पहले अल्कोहल बना दो CH3OH, यानी कि यहां पर भी एक ही कार्बन है, तो इसी कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या लग जाएगा, OH, अल्कोहलिक ग्रुप। तो CH3OH एक प्रोडक्ट बन गया, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O है और एक जो ये H है इसके जगह लग जाएगा O माइनस, यानी कि कुछ ऐसा H C डबल बॉन्ड O और यहां पे लग गया O माइनस, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। दिस आयन इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन। ठीक है, वैसे अगर मान लो यहां पे OH माइनस की जगह क्वेश्चन में NaOH दिया रहता तो यहां पे HC डबल बॉन्ड O Na लग जाता, दैट इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट। हुआ क्या है देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड का जो आप 2 मोल लेकर के आए उसमें से एक मोल रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट किया और दूसरा वाला मोल ऑक्सीडाइज करके यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट किया, विच इज फॉर्मेट आयन इन दिस केस। कैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये वाला H यहां पर जो है वो वैसे ही रह जाएगा। एक केस में यहां पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H लगेगा और एक H यहां पे लगेगा तो अल्कोहलिक ग्रुप बन गया, और दूसरे केस में एक H हट करके यहां पे O माइनस लग जाएगा। एग्जैक्टली यही वाला चीज आप रिपीट करते हैं इस केस में और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिनाइल ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो एक प्रोडक्ट इसका बनेगा फिनाइल ग्रुप CH2OH। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक रिडक्शन हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पे H लग गया तो एक अल्कोहल बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये वाला H हट जाएगा। एल्डिहाइड है तो एक तो H होना जरूरी है, ये वाला H हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा O माइनस, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा कि ये हो गया फिनाइल ग्रुप और यहां पर C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे O पे माइनस चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहां पे NaOH होता तो यहां पे फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O Na लग जाता। इस आयन का नाम है बेंजोएट आयन। दिस इज कॉल्ड बेंजोएट आयन विच इज बेसिकली कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे ये फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेट आयन। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन क्या है कि एक ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास एक भी अल्फा H नहीं होना चाहिए, OH माइनस रिएजेंट रहेगा, आप देख के पकड़ लेंगे कैनिजारो होने वाला है। और फिर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो इसका 2 इक्विवेलेंट आएगा जिसमें से एक इक्विवेलेंट क्या होगा, रिड्यूस होकर के कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होगा। दोनों केस में जैसे यहां पे रिडक्शन हो रहा है और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे इससे इसमें कन्वर्जन में रिडक्शन हो रहा है और इससे इसमें कन्वर्जन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूस भी कर रहा है कार्बन और ऑक्सीडाइज भी कर रहा है कार्बन ही। तो सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करे तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप लोग नाम सुनेंगे शायद क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करे और रिड्यूस भी करे तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ, यहां पे हम लिख देते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया, आप लोग प्रोडक्ट क्लियरली बना लेंगे एग्जाम में। एक और इंट्रामोलिकुलर का बात करते हैं, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे अगर ऐसा है HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, तो इसको देखो, इधर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इधर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखना, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके लिए ये वाला H अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज अल्फा H किसको बोलते हैं, तो C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है वो एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप, तो उसका H को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है और अल्फा H नहीं है इसके पास, तो यहां जब इसको हम OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां भी हो जाएगा कैनिजारो, और यहां 2 इक्विवेलेंट का जरूरत नहीं है बिकॉज इसी में 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप रिड्यूस होगा और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो यहां पे H लग गया, यहां पे H लग गया, तो ये वाला कार्बन ऐसा बन गया CH2, इस पे लग गया एक OH। ठीक है, और ये बगल वाला जो दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
कार्बोक्सिलेट आयन में, तो ये H को हटा के यहां पे क्या लगा देंगे O माइनस, तो स्ट्रेट अवे ये बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। बट हाँ, कैनिजारो रिएक्शन में फिर से यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, एक कार्बन रिड्यूस कर रहा है और दूसरा कार्बन ऑक्सीडाइज कर रहा है। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको कहते हैं HVZ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का एक रिएक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा रिएजेंट को देख करके हम लोग पकड़ने वाले हैं कि HVZ रिएक्शन है, और बगैर मैकेनिज्म के एक ही स्टेप में उसका प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को हम बताएं कि ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो रिएक्टेंट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का होना जरूरी है, पहला बात तो ये। और दूसरा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो कंडीशन क्या है इसमें, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड should contain at least one अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास है तो वो HVZ रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके लिए रिएजेंट क्या रहेगा, तो सबसे पहले रिएजेंट रहता है फॉस्फोरस प्लस Br2, P प्लस Br2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत स्पेसिफिक अगर बात करें, ऐसा क्वेश्चन में जनरली मेंशन नहीं रहता है, बट ये P प्लस Br2 में ये जो Br2 है ये रहता है एक्सेस रिएजेंट। ये आप लोग को ऐसे एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम कि इस रिएक्शन में P प्लस Br2 में ब्रोमीन जो होता है Br2 वो एक्सेस रिएजेंट होता है। ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये रिएजेंट आपको पकड़ना है, ध्यान रखना। अगर P प्लस Br2 नहीं दिया रहेगा, PBr3 या PBr5 लिखा हुआ रहेगा, तो वैसे केस में HVZ नहीं होगा, बिकॉज ब्रोमीन बचा हुआ होना चाहिए, एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए। तो रिएजेंट जो लिखा रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, P प्लस Br2 एंड फॉलोड बाय H2O। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि उसका यूज भी करना है हम लोग को, एक अल्फा H निकलेगा और उस अल्फा H के जगह Br लग जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2, इस जगह पर लग गया एक ब्रोमीन Br, और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का नाम होता है, जैसे इस केस में नाम है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक और बात, सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये Br2 के साथ ही हो, Cl2 या I2 के साथ भी हो सकता है। यानी कि अगर इसी में हम लोग लिख देते फॉस्फोरस प्लस Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर प्रोडक्ट बन जाता CH2Cl और बगल में COOH। और अगर इसमें हम लोग लिख देते फॉस्फोरस प्लस I2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे बन जाता CH2I और बगल में COOH। यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को कॉमनली हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएजेंट क्लियर होना चाहिए, फॉस्फोरस रहेगा, साथ में हेलोजन रहेगा, मेंशन नहीं किया होगा बट एक फैक्ट है कि वो हेलोजन एक्सेस रिएजेंट होगा। और सेकंड स्टेप में इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन एक रहने से काम हो जाएगा, एटलीस्ट यहां पर लिखा हुआ है, एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट सब्स्टिट्यूशन किसी एक का ही होगा। ऐसा नहीं है कि जितना भी अल्फा एच है उसको आप रिप्लेस करते हैं हेलोजन से, वैसा नहीं है, बस एक ही अल्फा एच रिप्लेस होगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन से।